हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Okay, fine. Okay, do you hear me? And do you see the screen also? ठीक है, स्क्रीन शेयर आपको क्लियर है? चलो, that's great. That's great. ठीक है। Okay, fine. अच्छा, okay, our topic is enlightenment, right? Chalo, that's great. Today our topic is enlightenment. Enlightenment time period is come after the Renaissance. No? uh, in the last time what we did about the renaissance, the reinterpretation and reformation that brings some rational reasons and ground for the enlightenment. You can say that uh, due to the uh, due to the contribution of renaissance time period and the thinkers, this period come. And what kind of enlightenment are enlightenment, you can say that rationality and the reason. यानी enlightenment क्या है? रोशन ख्याली, broader the concept of human mind. Yes. And after the medieval age, the period is called the Renaissance, and the Italian Renaissance give contribution that lead toward the enlightenment. And what is an enlightenment? Enlightenment means what? Enlightenment means reason. Enlightenment means rationality. Many multiple things are there. But before we have to be start up, I will give you the contribution of a European state like Scotland, Irish. These are the contributor of Enlightenment philosophy, and mm, one of the great contribution of was Adam Smith and the David Hume, and both are Scottish, and they both are study from University of Glasgow, and they both are the friend of each other. और एडम स्मिथ को तो सभी जानते होंगे। एडम स्मिथ वाज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स का जो फादर हैं वो एडम स्मिथ है। बट एडम स्मिथ को आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कैपिटलिज्म के हवाले से भी शायद जानते होंगे। आज हम उसको एज अ फिलोसोफर देखेंगे कि उसने क्या कंट्रीब्यूट किया। एडम स्मिथ एंड डेविड ह्यूम बोथ आर द स्कॉटिश one, and that type of enlightenment is called the Scottish enlightenment। जैसे कि रेनेसां को हमने इटालियन रेनेसां कहा, क्योंकि जो मिलान, फ्लोरेंस, इटली के जो शेयर थे, कंट्रीब्यूशन थे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल एडम स्मिथ वही है जिसने यस थ्योरी ऑफ नेशन लिखी है 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ द नेशन। और आपने कैपिटलिज्म का फाउंडर है, राइट? तो एडम स्मिथ। हाँ, के डेविड, हाँ, के डेविड तो आपकी वो बुक है ना, इंडियन की बुक है इकोनॉमिक्स की। तो यस, एसीसी में पढ़ा था तुमने, चलो सही है, गुड। इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस किया है वो एडम स्मिथ से हुआ। अब एडम स्मिथ के क्या आइडियाज थे वो आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन पहले हम थोड़ा एनलाइटनमेंट पे रोशनी डालते हैं। तो आपको स्क्रीन शो हो रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज एन एनलाइटनमेंट। if you want to understand the enlightenment, you have to understand the two words. One is reason and another is science. The age of enlightenment is also known as the age of reason. Why you say that this is the age of reason? Because in that time period, everyone is dominating through the reason। ठीक है, जो रिलीजियस रिफॉर्मेशंस आए उसमें भी यही डिमांड थी कि वी हैव इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आर रिलीजियस टेक्स्ट ऑल्सो। हम खुद पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम अक्ल का इस्तेमाल करके। तो रीजन, रेशनैलिटी और जितने भी रिफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स साइंटिफिक बेसिस पर हुए। तो वाई वी से दैट द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसे हम कहते हैं रोशन ख्याली, के रोशन ख्याल लोग हो गए और एनलाइटनमेंट थिंकर्स आए, एनलाइटनमेंट पोइट आए,
ये जो एनलाइटनमेंट का वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? एनलाइटनमेंट का जो अगर कोई मुझसे कहे कि सर इसका एज क्या है, तो ये 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में ज़्यादा जो है वो राइज़ अप होती है। ठीक है? क्योंकि 14, 15 और 16 सेंचुरी जो है ये रेनेसां का टाइमलाइन है, और उसके बाद 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी जो टाइमलाइन है वो एनलाइटनमेंट का है, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्निटी है। तो जब हम उस पर जाएँगे इंशाल्लाह, लेकिन एनलाइटनमेंट काफ़ी बड़ा एरा है। एनलाइटनमेंट को हमने डिवाइड किया इंटू 2। आज हम सेशन लेंगे एनलाइटनमेंट पे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में भी एनलाइटनमेंट पे बात करेंगे, वो फिर मॉडर्निटी की तरफ जाएगी। आज की जो एनलाइटनमेंट है वो बेसिकली रेनेसां से बर्थ हुआ। यानी जो हमने पढ़ा था रेनेसां में क्या होता है कि रैशनैलिटी, रीज़न्स, रिफॉर्म, रिवॉल्यूशन। तो अगर आपने एनलाइटनमेंट को याद करना हो तो मैंने कहा यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द well understand the two terms. The one is reason and another is science. Reason से एज ऑफ रीजन याद रहेगा आपको, और साइंस से आपको याद रहना चाहिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीजन, और ये जो टाइम था ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन का था, क्योंकि इस दौर के अंदर जो है सबसे बड़ा पॉपुलर साइंटिस्ट है जिसका नाम है न्यूटन। जितनी भी ये न्यूटनियन रिवॉल्यूशन आया, आइजैक न्यूटन की जितने भी कंट्रीब्यूशन है वो सब इस एनलाइटनमेंट टाइम पीरियड में हुए। और जो न्यूटन है उसने पूरा कॉन्सेप्ट साइंस का बदल डाला, और बहुत यूनिवर्स को लेके, गैलेक्सी को लेके, लॉ ऑफ मोशन को लेके, रोबोटिक को, मैकेनिज्म को, और जितनी भी मशीनरी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई वो न्यूटोनियन फिजिक्स और न्यूटोनियन जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो इस दौर का जो साइंटिस्ट इन्फ्लुएंस करता है वो न्यूटन है, आइजैक न्यूटन है। और इसी तरीके से एक और आइडिया है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस दौर का, वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, या हम उसको क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस तरफ जाते हैं, लेकिन बिफोर दैट आपको एक कंट्रास्ट कर दूं मैं, ताकि समझ आ सके कि ये दौर कौन सा था। बिफोर एनलाइटनमेंट सब जानते हैं कि मोनार्च थी, चर्च थी, पेपेसी थी। चर्च का डोमिनेशन था, मिडिवल डार्क एज इसी वजह से कहलाता था, इंडिविजुअल को कोई अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन ये जो आफ्टर दैट, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे ऑटोनॉमस की बात हो रही है, रेशनल की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। ठीक है, तो जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट इज कॉल्ड द एज ऑफ रीजन एंड आल्सो कॉल्ड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के रेवोल्यूशन आए, अगर आप अपने पास कहीं नोटिंग कर रहे हैं तो वो एक तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन जिसमें एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर। साइंस का काम क्या है? एक्सपेरिमेंट करना, इंटरप्रिटेशन करना, थीसिस जनरेट करना, उसकी बेसिस के ऊपर एक थ्योरी प्रेजेंट करना, मन गढ़ंत बातों को नहीं मानना, सुपरस्टिशियस बिलीफ से डिनाई करना, और उस बात को तब तक हतमी नहीं मानना जब तक उसके कोई एविडेंस ना हो आपके पास। ये साइंटिफिक थ्योरी और साइंटिफिक इंक्वायरी का मेथड है। अच्छा, इसी इसी अप्रोच को यूज करते हुए एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी आता है। तो तभी मैं कहता हूँ जो ये दौर है इसमें दो तरह के रेवोल्यूशन है, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, दूसरा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बुनियाद दो बड़ी एग्जांपल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है। एक अमेरिकन रेवोल्यूशन है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट, और ये थॉमस जेफरसन ने जो मूवमेंट चलाई है, जो अमेरिका का लीडर है, वो सब आपको नज़र आएगा एनलाइटनमेंट थिंकर्स की राइटिंग से, उनके पास ये आइडियाज़ है। और दूसरा उससे भी ज़्यादा पॉपुलर रिवॉल्यूशन है, जो हम बार बार उसकी मिसाल देते हैं तारीख से, वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और वन ऑफ द ग्रेट राइटर ऑफ फ्रेंच, रूसो। तो जैन जिको रूसो की जो राइटिंग थी वो भी रिवॉल्यूशन की तरफ लेकर थी। ये सारे एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं। तो आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि एनलाइटनमेंट क्या है? एज ऑफ रीज़न है, जहाँ पे रीज़न से मुराद क्या है? यू यूज़ योर माइंड, यू यूज़ योर इंटरप्रिटेशन टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट rather than to blindly follow your belief and the रिलीजियस अथॉरिटी। तो इस तरह से दो तरह के रेवोल्यूशन आए। वन इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी साइंस का दौरा आया, मशीन बनी, प्रिंटिंग प्रेस आया, और इस तरह की बहुत सारी इन्वेंशन एंड इनोवेशन होना शुरू हुई। और दूसरा पॉलिटिकली क्या रेवोल्यूशन आया? पॉलिटिकली रेवोल्यूशन ऐसा आया कि हम तो अभी इस वक्त 21st सेंचुरी में बैठे हैं, तो हमें ये सारी बातें कार्टूनिक लग रही होंगी, आसान सी लग रही होंगी। लेकिन अगर हम चले जाएं 17 18 सेंचुरी में, तो वो दौर था जब फ्यूडलिज्म हुआ करता था, जब चर्च की बादशाहत थी।
वो दौर था जब मोनार्क सिस्टम थे, बादशाहत थी, किंगडम हुआ करती थी। उधर मुसलमानों की दुनिया में जाओ तो खिलाफत हुआ करती थी। इस तरह से अगर यहाँ चर्च की तरफ जाओ तो चर्च में जो है वो होली रोमन एम्पायर जैसे कॉन्सेप्ट थे। तो दुनिया इन इन इकोनॉमिक सिस्टम और इन पॉलिटिकल सिस्टम से वाकिफ थी। यानी मोनार्क सिस्टम हो गया, किंगडम हो गया, ठीक है। अब ऐसे में इस तरह की बात करना कि भाई कि स्टेट शुड डू द सेपरेट पार्ट एंड द रिलीजन शुड बी सेपरेटेड, यानी सेक्युलर बात करना, डेमोक्रेसी जैसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना, और मेजॉरिटी सेलेक्ट करेंगे या पब्लिक जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी, जिसे हम आज के ज़माने में मॉडर्न डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हमें कुछ नई बात नहीं लगती, लेकिन उस ज़माने में ये बात करना वो बहुत ही कोई लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी ये जैसे आइडियाज़ जो हैं वो बिल्कुल नए थे। और आज हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट कोई एक नया आइडिया लेकर आएंगे तो वो रिवोल्यूशनरी आइडिया कहलाएगा। क्या बात समझ आ रही है आपको? जैसे एडम स्मिथ के जो आइडियाज़ हैं वो कैपिटलिज्म की तरफ हैं। तो फिर एक वक्त आएगा भी हम जब 18-19 सेंचुरी में जाएंगे तो हम कार्ल मार्क्स को भी पढ़ेंगे। और जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो हम देखें कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक और पोजीशन, एक और सिस्टम खड़ा हो गया, जो है वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म। तो आप देखेंगे फिर वो रिवोल्यूशनरी, वो भी एक रिवोल्यूशन है। तो रिवोल्यूशन कब आता है? जब एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्लाइमेक्स होता है, जब दुनिया के जो ख्यालात हैं वो फरसुदा हो जाते हैं, उस पैटर्न से लोग बोर हो जाते हैं, या ये कहें कि कुछ नया नहीं होता। तो ये जो दौर है, इस दौर में मैंने आपसे कहा कि मोनार्क सिस्टम था, पैपेसी थी, चर्च के डोमिनेशन था, और मैंने आपसे कहा खिलाफत हो गई, या फिर रिलीजियस डोमिनेशन था स्टेट को रूल करने के लिए। लेकिन ऐसे में इन्होंने रीजंस का इस्तेमाल करने की बात की, फिर ये जुडिशरी और स्टेट और कौंसिल और ये वोटिंग राइट और ये सिविल एजुकेशन, ये डेमोक्रेसी जैसी बलाएं फिर दुनिया में वजूद आई। तो ये एनलाइटनमेंट का असर और रसूख है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो एनलाइटनमेंट की बात आपको अच्छे से समझ आ गई। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? इज़ अ ह्यूमन प्रोग्रेस। इसमें रैशनैलिटी और रीजंस की बात हो रही है, और जितने भी एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं वो इस बात पे बिलीव रखते हैं, वो रीजंस प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि सारी चीज़ों को, इवन थो द रिलीजियस चीज़ों को भी हम अक्ल से समझें, ठीक है, इंटरप्रिटेशन या रीज़न के साथ। तो आप अगर इन आइडियाज़ को समझ लेंगे तो आपको पूरा इनलाइटनमेंट समझ आ जाएगा। एनी आइडियाज़, रीजंस का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, एवरीथिंग। हाँ, रीज़न का मतलब क्या है कि रीज़न से मुराद क्या है? जो रैशनल हो, जिसको हम लॉजिकली कंपेयर कर सकें, जो हमारी अक्ल में आए, और जिसके लिए सपोर्ट के लिए हमारे पास एविडेंस हो। ये तो हो गया रीज़न। यानी इसका मतलब सुपरस्टिशियस चीज़, सुपरस्टिशियस बिलीफ, मिथिकल फॉर्म ऑफ मिथोलॉजीज़, और इस तरह के जो है वो इंट्यूशन, ये इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ़ वो चीज़ अक्ल में आएगी, वो चीज़ समझ में आएगी जो एविडेंस के साथ हो, एक्सपेरिमेंट के साथ हो, यानी साइंटिफिक रीज़न्स की बात हो रही है। इस तरह नेचर की बात करें तो ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो क्या है? ह्यूमन नेचर जो है वो इनोसेंट है, बेटर है, और इंसान की नेचर यानी लॉ ऑफ नेचर और ह्यूमन नेचर, ये बोथ आर द कांस्टेंट एंड बोथ आर द फिक्स। तो इंसान अपनी फितरत क्या है? इंसान की फितरत यही है कि वो लोगों में घुल मिल के रहे। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो फिर वो सोसाइटी बनाए, तो एक कॉन्सेप्ट आ गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जिसको आज डेमोक्रेसी में भी कहते हैं ना। यानी आप क्या करो, आप एक दूसरे को की राय को मानते हो, ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हो, और उसके बाद जो कोई किसी एक के आगे सरेंडर कर देते हो, ताकि आप क्या कर रहे हो? आप उनके साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कर रहे हो। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जी, हाँ, मैं चैट में आपकी बात भी देख रहा हूँ, अगर कोई कुछ कह रहा है तो मैं चैट भी देखता जा रहा हूँ आपकी, कुछ कहना चाह रहे हैं तो ठीक है। मैं आपकी चैट भी, मैंने जो है वो ओपन किया हुआ है चैट बॉक्स। और हाँ, अगर आपको कोई भी बात कहनी है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं। मैं आपकी चैट पढ़ता भी जाऊँगा, और कोई बात होगी तो मैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ठीक है। किसी ने हैंड रेज़ किया था तभी मैं आपसे बात कर रहा था। चलो, एक सेकंड।
ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, नेचर की बात कर रहे थे, उसके बाद हैप्पीनेस। अब इस एनलाइटनमेंट के अंदर इंडिविजुअल आइडियाज से इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, इंडिविजुअल फ्रीडम पे बात हो रही थी, तो यहाँ पे परस्यू फॉर हैप्पीनेस की बात ज़्यादा थी। यानी एनलाइटनमेंट थिंकर्स का जो राइटिंग्स है वो इस तरफ है कि इंसान खुश कैसे रहे, हाउ ही विल गेट द हैप्पीनेस। ठीक है, प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है यानी तरक्की याफ्ता कैसे बनेंगे, एडवांस कैसे बनेंगे, तो हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सोसाइटी। क्योंकि वो दुनिया अपना अंजाम देख चुकी है, इतने सारे मसाकार देख के, इतने ज़्यादा वॉर देख के, इतने सारे झगड़े देख के। तो ये जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स एंड फिलासफर्स हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हम क्या करें, हम प्रोग्रेसिव बनाएं, सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो, जो रीज़न एंड साइंस से अब लाइफ को भी इम्प्रूव करे, सोसाइटी को भी इम्प्रूव करे, जो सोसाइटी के बेटर मॉडल डिज़ाइन किए गए, जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया सोशल मॉडल। रिलीजन के बारे में बात करें तो रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर फोकस था। रिलीजियस टॉलरेंस क्या था कि हमें हर एक दूसरे की राय को सुनना चाहिए, उसको कत्ल नहीं करना चाहिए, उसको मार देना नहीं चाहिए इस बात पे कि भाई वो हमारी अपोनेंट है, बल्कि हमें एक रिलीजियस टॉलरेंस रखनी चाहिए। और दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ चर्च एंड द स्टेट, ये दोनों अलग हैं। चर्च का काम रिलीजियस प्रैक्टिसिंग है, वो फेथ एंड बिलीफ को लोगों में डेवलप करे, और स्टेट के जो रूलर्स हैं वो अलग होंगे। ये दोनों चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए। इस तरह फ्रीडम तो आपको पता है, फ्रीडम यहाँ पे कौन सा फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, और अभी आगे जाके आपको कुछ हम राइट्स के ऊपर भी बात करेंगे, जिसको वो नेचुरल राइट्स कहते हैं। और यहाँ पे पहली दफ़ा इस दुनिया में राइट्स की बात हुई है, और वो कौन से राइट्स थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। जॉन लॉक एक फिलोसोफर है, उसने ये राइट्स की बात की, और फिर थॉमस जेफरसन जो पॉलिटिकल लीडर है, उसने इसी को नारा बना के जो है वो नेचुरल राइट्स का मतलब ये होता है कि हम सब जितने भी ह्यूमन है, वी आर बॉर्न इक्वल एंड वी ऑल आर सेम। ठीक है, तो हम सबको जीने का हक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई गोरा काला नहीं है, वी ऑल आर द सेम। तो ये जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, जितने भी एथनिक डिस्क्रिमिनेशन है, इसको रिमूव करना चाहिए। और राइट टू लिव, एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव। तो इस राइट टू लिव से मुराद है कि फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू एक्ट, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम वट एवर यू लाइक टू। सॉरी। इसी तरीके से राइट टू लिबर्टी, हमें आज़ादी है, और राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसी को क्लिक करेंगे तो कैपिटलिज्म निकलेगा, कि हर एक शख्स के पास एक राइट है कि वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी और वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यानी जिसको हम आज के ज़माने में कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म यही है ना कि मेक वन थिंग एंड टेक एवरीथिंग फॉर ऑल। अच्छा, तो मैं ज़रा आपकी अटेंडेंस भी एक मिनट ले लेता हूँ। थॉमस जेफरसन, हाँ, गोरों को ज़्यादा अहमियत थी। ये मूवमेंट भी चलती रही ना, ये मूवमेंट तो चलती रही, फिर वो, हाँ, मार्टिन लूथर किंग जो सेकंड आया, तो उन्होंने ब्लैक्स एंड वाइट्स के लिए फिर मूवमेंट चलाई। लेकिन ये सिलसिला चला, रिवॉल्यूशन का सिलसिला चला, और उसमें यही बात थी कि राइट टू लिव, और इसी को बेसिस बनाया बिल ऑफ राइट्स वगैरह में। जी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह है, वो सब यही इसी को बेसिस बनाया कि वी हैव अ राइट टू लिव, वी हैव अ राइट टू लिबर्टी, वी हैव राइट टू प्रॉपर्टी, तो हम सबको इक्वल राइट्स मिले। लेकिन ये बोलना आसान होता है, लेकिन इसको मांगने में फिर उनको सालों साल लग गए, सदियां लग गई ना, समझो पूरे पूरे साल, कितनी सेंचुरी में जाने के बाद उनके पास जो है वो ओबामा आया है, एक ब्लैक नेग्रो जो है वो जाके जो है वो रूल करा है। लेकिन ऑन पेपर तो 17 सेंचुरी में वो लिख चुके हैं कि भाई हाँ सबको इक्वल राइट हो। लेकिन ये कहना आसान होता है कि हाँ इक्वल राइट हैं, सारे लोग बराबर हैं, लेकिन एथनिसिटी और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये रिमूव होते 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 सालों लग जाते हैं, 100 साल, 2 2 साल लग जाते हैं लोगों को, ये दुनिया को, सोसाइटी को समझने के लिए कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो खैर एनीवे,
अच्छा, गवर्नमेंट के बारे में ही बात करें तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में एक नया सिस्टम यही आया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बने और पावर को अलग किया जाए। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे कोट्स भी दिखाता हूँ जिससे आपको जो है ना, और उस ज़माने के जो थिंकर्स हैं उनके कुछ नाम लिखे हुए हैं, नामों को छोड़ें, बुक्स हैं, थॉमस हॉब्बीज, लॉक है, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टायर, ये सारे नाम हैं, ठीक है। और ऐसे ये एक फैक्ट शेयरिंग बात है कि आपको तो बस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। तो और ये सारा जो इसके थीम देखना है, एनलाइटनमेंट कैसे ग्रो हो रही है, रिफॉर्मेशन, रेनेसां, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इन सारी चीज़ों को अगर आप ब्लेंड करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बनेगा विच इज़ कॉल्ड व्हाट द एनलाइटनमेंट। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एनलाइटनमेंट क्या है, वो रीज़न एंड साइंस के ऊपर बेस कर रही है और इसी की बेसिस के ऊपर वो सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाह रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी आप इनकी कोट्स पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि ये देखें, जॉन लॉक क्या कह रहे हैं कि पीपल आर बॉर्न फ्री एंड वी ऑल आर इक्वल, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। और गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट का काम है कि वो इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर वो ऐसा करेगी तो इसका मतलब वो जस्टिस कर रही है, अगर वो ऐसा नहीं कर रही तो वो अनजस्ट कर रही है और सोसाइटी पर जो है वो इम्प्रूव सोसाइटी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है कि हाँ, पावर शुड बी सेपरेटेड। पावर को जब हम एक हाथ में रखेंगे तो ऑटोनॉमी हो जाती है, मोनोटोनी यानी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और फिर वो एरिस्टोक्रेसी का अंजाम बनता है फिर आपके सामने। तो इसलिए मोंटेस्क्यू ने कहा कि पावर को चेक एंड बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर दिया जाए, और इस तरह से जब एक नहीं तीन चार हाथों में पावर्स होंगी तो सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे, चेक एंड बैलेंस कर रहे होंगे। तो वो कहता है जब गवर्नमेंट बनाओ, स्टेट बनाओ, तो एक ही तरफ से सारे पावर्स और हुक्म जारी ना हो रहा हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए हम उसको डिवाइड कर दें इनटू मैनी सेगमेंट। तो उसने तीन जैसे ब्रांचेस दी समझाने के लिए कि स्टेट को रूल करने के लिए एक होना चाहिए लेजिस्लेटिव, जिसको हम सब जानते हैं। लेजिस्लेशन मतलब जो कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं, वो जो है पार्लियामेंट की तरह से जो हम कानून बनाते हैं, लीगली लॉ क्यों बनाया जाता है, इज अ सेट ऑफ रूल, इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट बाउंड यू टू बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी। एक अच्छा माशरा डेवलप करने के लिए कानून साजी की जाती है, लेजिस्लेशन। दूसरा एग्जीक्यूटिव, यानी वो उस कानून को एग्जीक्यूट कराते हैं, इसको हम कह सकते हैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आर देयर, जैसे कि फौज है, रेंजर्स है, पुलिस है, और इस तरह के इदारे हैं जिनका काम क्या होता है कि जो कानून बना गया है, कानून तो बना दिया लेकिन कानून को फॉलो भी तो करा जाए ना, कानून की एप्लीकेशन भी तो अप्लाई भी तो किया जाए, तो वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, ठीक है। और थर्ड होता है जुडिशरी, यानी जुडिशल, इसका काम है वो क्या करेगी, वो फैसला साजी करेगी, वो जूरी होगी, वो जजमेंट पास करेगी कि ये सही है, ये गलत है, ये हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा है। ये इसने एग्जाम्पल दी। और आज की जो मॉडर्न स्टेट हैं, दुनिया भर के जो ममालिक हैं, उसमें आपको आपके सामने इसी तरह की जो है वो स्टेट के बहुत सारे सेगमेंट्स डिवाइड हो गए हैं, और ये तीन तो प्राइमरी हैं। लेजिस्लेशन होता है सबके पास, कानून साज इदारे डिपार्टमेंट है, उसके अलावा एग्जीक्यूशंस होती हैं, यानी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो उस लॉ को इन्फोर्स कराते हैं। और तीसरा जुडिशरी होती है जहाँ पे फैसला होता है, इंसाफ होता है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसको नाम दिए गए। इस तरह से पूरी दुनिया का जो सिस्टम है आप देखेंगे इसी तरह से डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये मॉन्टेस्क्यू ने एनलाइटनमेंट पीरियड के अंदर डिस्कवर किया था ये आइडिया, ठीक है। और कुछ अच्छा हाँ ठीक है, हाँ बस वो ऐसे ही मौसम ठंडा है तो शायद ठंडे पानी पीने की वजह से ना, हाँ गर्मी बहुत है तो बर्फ़ की वजह से शायद काफ हो रही होगी। थैंक यू समीर, हाँ, फॉर आस्किंग अबाउट माई हेल्थ। अच्छा जी, इसी तरीके से वोल्टायर जो है पॉपुलर है रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से। हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल, आई विल बी टेक केयर, यस। अच्छा, वोल्टायर जो है वो डिसएग्री करता है इस बात से, और वो कहता है किस बात से डिसएग्री करता है, वो कहता है कि हम कभी भी किसी के भी ओपिनियन से डिसएग्री करना चाहिए, ये हम सबका राइट है, मगर इसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो जो है कत्ल व गारत ना करें, और ये पहले हो चुका है रिलीजियसली लोग जो है ना कि ये है ये वो। लेकिन ये देखो, ये जितनी बातें कर रहे हैं वोल्टायर, ये सब कुछ है, लेकिन जब हिटलर आया तो उसने तो इनमें से किसी की बात नहीं सुनी ना, उसने तो वही किया कि भाई ये जुडिज्म, ये सारे ज्यूज हैं और ये क्रिश्चियंस हैं, और
उसने, आपको पता है किस तरह से जो है वो होलोकॉस्ट हुआ है, सारा वाक़या वो सब हुए हैं, ठीक है। तो ये तो खैर ऑन पेपर जो वोल्टायर के आइडियाज़ थे वो यही थे कि रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। 17-18 सेंचुरी के एनलाइटनमेंट आइडियाज़ में से ये आइडियाज़ थे कि अगर आप डिसएग्री हैं किसी से तो आप रखें अपना डिसएग्रीमेंट, लेकिन इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो आप कोई नफ़रत और ऐसी जो है बायस हो जाए, तो ये कहना जो है दुरुस्त नहीं। इसी तरह से ये जो 2 आइडियाज़ हैं ये भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसिंग हैं। जैसे रूसो कहता है कि पीपल आर बॉर्न फ्री एवरीवेयर, वी आर चेन अप, यानी दिस सोसाइटी करप्ट अस, यानी जैसे जैसे हम ग्रो होते चले जाते हैं तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमें बाउंड कर देते हैं, ये नहीं करना, ये करना है, ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, वैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर ही हम जकड़े हुए हैं। ये जो जो लॉस थे, ये जो जैक्यो रूसो की राइटिंग्स है, इसी से तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुनियाद ही यही थी कि भाई ये जो आपके सामने ये जो सोसाइटी है बनाई हुई हमने, इसमें तो हमने बाउंड कर दिया, हमने एक दूसरे के जो फ्रीडम है उसको छीन लिया। जो ख़ास एक एलीट क्लास है, बोर्जुआ क्लास है, और ये आर्टिसियन क्लास है, ये ही रूल कर रही है, डोमिनेट कर रही है। और जो बेचारे पीसेंट हैं, जो है वो प्रोलेटेरिएट जो हैं, ये लेबर जो तबके के लोग हैं, ये तो कुचलते चले जा रहे हैं, सप्रेस होते चले जा रहे हैं। तो सोसाइटी तो उनको और करप्ट कर रही है देखा जाए तो। और हमें एजुकेट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन हमें एजुकेशन भी कैसी दी जाती है? हमें एजुकेशन दी जाती है जिससे हम गुलाम बने, ना कि हम आज़ाद बने। तो सोसाइटी और ये इंस्टीट्यूशन मिल के हमें कैद तो पाबंद करने में लगे होते हैं। तो कानून देखो तो माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कानून भी ताकतवर लोगों के हैं। एजुकेशन देखा जाए तो एजुकेशन में कोर्स करिकुलम डिज़ाइन और सब कुछ वही होता है जिसमें यही बताए जाते हैं कि ये हीरो है, ये बेहतर हैं, ये आइडिया सबसे बेहतर और सुप्रीम है। और अगर उसको बाउंड कर लो तो हम अच्छी सोसाइटी हैं, अगर उसको बाउंड नहीं करो तो हम बुरी सोसाइटी हैं। बल्कि ये जो दुनिया में इंसेन और अनसाउंड माइंड और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कॉन्सेप्ट कब क्रिएट हुए? जब सोसाइटी के बनाए हुए उसूलों के खिलाफ लोग जाने लग गए हर जगह। तो उनको इंसेन कहने लगे, पागल कहने लगे, नस्याती कहने लगे, उनको दागी जागी बागी कहने लगे, और उनको बंद करने लगे जेलों में। भाई अगर जो सोसाइटी के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन को फॉलो ना करे वो पागल है क्या? उसका दिमाग खराब हो गया है। तो ये तो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया ना, उसको हमने एक डोमेन बना दिया कि इनके जो है ना न्यूरॉन्स के अंदर केमिकली जो है ना वो कुछ कंपोजिशन का मसला था, इसकी वजह से ये ऐसे हो गया। अच्छा भाई ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी ने इंटरप्रिटेशन ये दे के बताया ना कि ये ऐसे हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं। और दूसरी बात मीडिया के अंदर अगर आप देखो, खूबसूरती का इश्तिहार चलता है लेग्स का, तो वो कोई काली लड़की नहीं दिखाते ना, गोरी लड़की दिखाते ना, ठीक है। इसी तरीके से टीवी में एक्ट्रेस में लड़के दिखा रहे हैं तो वो जिमिंग वाले लड़के दिखा रहे हैं, वी बने हुए, ओ बने हुए, डोले बने हुए। तो वो खुद लोगों को आमादा करके दिखा रहे हैं ना कि ये खूबसूरती है, दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी, ये ब्यूटी के शेप्स हैं। अब इससे इससे अपने आप को मैच करके देखो, अगर ऐसे हो तो तुम ठीक हो, अगर तुम ऐसे नहीं हो तो तुम बुरे हो, तुम तो अगली हो, तुम तो भद्दे हो, तुम तो बहुत बुरे हो। इसी तरीके से तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें क्या पढ़ना है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया सोसाइटी में। उसके अकॉर्डिंगली हो तो तुम अच्छे हो, अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं तो तुम बुरे हो। तो अच्छे बुरे का जो स्टैंडर्ड एंड कैटेगराइजेशन है तो सोसाइटी टैल कर रही है। तो जिसमें मीडिया हाउसेस हैं, जिसके अंदर ये सोशल ट्रेंड्स हैं, जिसके अंदर ये तुम लोगों के आई फ्लैक्स, नेटफ्लैक्स और ये मूवीज़ और ये सब इसके अंदर ये क्या बिल्ड कर रहे हैं, ये एक इमेज क्रिएट कर देते हैं, परसेप्शन डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और आइडिया पे बात कर लेते हैं। ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं, लेडी राइटर हैं, फेमिनिस्ट राइटर हैं। तो इन्होंने कहा कि इक्वल राइट फॉर वुमेन इन एजुकेशन। और एक और भी राइटिंग है इनकी, वो कोट है बड़ी पसंद है मुझे। वो कहते हैं माइंड हैज़ नो जेंडर। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो हैं लेडी राइटर हैं, वो कहती हैं कि माइंड हैज़ नो जेंडर, यानी जब हम ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और उनकी बात बिल्कुल सही है। पहले के ज़माने के जो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन होते थे तो उसमें जो मर्द है वो ताकतवर होता था ना, तो वो मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करता था, बेलचे फावड़े हैं, गन चला रहा है, रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहा है, तो तलवारें चला रहा है, ठीक है, हंटिंग गैदर सोसाइटी में वो वाइल्ड एनिमल से लड़कर आ रहा है। तो लेकिन अब भाई अब वो ज़माना तो नहीं है। नाउ दिस इज़ अ कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे जितना भी काम होता है वो मेंटल वर्क डन है और मेंटल एफर्ट्स के ऊपर है। अब कोई वॉर उस पर थोड़ी ना होगी, घोड़ों पे जा रहे होंगे और अपने नाइट्स के ऊपर
जो है वो ऐसा थोड़ी होगा। अब तो यहाँ पे सिंगल क्लिक के ऊपर है, एक बटन के ऊपर है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर है, प्रोग्रामिंग के ऊपर है। तो वॉर तो सारी डिजिटल वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉर है, मेंटल वॉर है। इसी तरीके से दुनिया भर के जितने भी टॉप ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशंस हैं, वो सब के सब मेंटल लेबर के ऊपर हैं, फिजिकल लेबर पे तो नहीं है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट माइंड हैज़ नो जेंडर। अब तो माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप लीडिंग हो रहे हैं, जितने घबरू क्यों ना हो, जितने आप जो है वो अब दुबले हो, मोटे हो, जैसे भी हो, उनके बॉडी का कोई रोल थोड़ी है। माइंड की इंपॉर्टेंस है। हाँ, वो अलग है टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेस के, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा है, हमने वहाँ पे भी देखे हैं ऐसे जो एक्टिंग की बेसिस के ऊपर। आप देख लो कौन था वो गेम ऑफ थ्रोन का जो कैरेक्टर है, वो जो लिटिल डार्क होता है, टारन, लैलन टारन क्या नाम था उसका, तो वो देखो किस तरह से अपनी एक्टिंग से परफॉर्म हो गया। इस तरह नवाजुद्दीन को देखो, सूखा सा पतला सा, मगर वो देखो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के ऊपर है। तो ये बात तो फैक्चुअल है। स्टीफन हॉकिंग को देख लो, पैरालाइज हो गया, आधी बॉडी उसकी काम नहीं कर रही है, बट वो स्टोरी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग लिख रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है, मैकेनिज्म दे दिया उसने जो है वो क्वांटम फिजिक्स का। तो गॉट माई पॉइंट। तो मैं समझ आ रही है मेरी बात, एनलाइटनमेंट के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्लियर है ना? सो तो नहीं गए? ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहे हैं? अच्छा जी, ठीक है, आज बड़े और फिक्र के साथ सुन रहे हैं कोई। चलो अच्छी बात है, दैट्स गुड। मतलब सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा। चलो सही है, ठीक है। तो देखो एनलाइटनमेंट के ऊपर जो मैंने तुम्हें बताया, इसका अगर मैं सम अप करूँ, तो सम अप यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके सामने। रेशनलिज्म की बात हो रही है, सेक्युलरिज्म की बात हो रही है, ठीक है, फ्रीडम की बात है, फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम, और सेल्फ कैसा है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना रहे हैं हम, और चेंज के ऊपर बात करें। ठीक है, अब हम एक सबसे इम्पोर्टेंट एक फिलोसफर के बारे में जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन को वो करेंगे, लीड करेंगे। वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बहुत ही पॉपुलर फिलोसोफर है, और आप लोग इसको एज एन इकोनॉमिक्स जानते होंगे। देखो एडम स्मिथ का आइडिया क्या था, बहुत सुनने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। एडम स्मिथ कहता है कि जो मैन है, ह्यूमन है, वो सेल्फिश है, और ही इज ऑलवेज परस्यूइंग देयर ओन इंटरेस्ट। वो सिर्फ अपना मफाद देखता है, वो अपना फायदा देखता है, उसका अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर नहीं है कि वो लोगों के भले और फायदे के लिए सोचे। अब जरा सुने इसका स्टार्टिंग पॉइंट। वो अपनी थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स में बताता है। तो वो कहता है कि इंसान अच्छे और बुरे का जो तयन करता है, फैसला करता है, वो अपनी रीज़न से नहीं करता, बल्कि अपनी इमोशन से करता है। इमोशन मतलब यानी उसके के दिल में क्या है, कि क्या अच्छा है उसके लिए, जो उसको अच्छा लगे, क्या बुरा है, जो उसको बुरा लगे। क्योंकि इंसान की फितरत जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ है। वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, अपना फ़ायदा, मेरा फ़ायदा। अच्छा, अब इसी आर्गुमेंट को वो बहुत अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में कैसे समझाता है। वो कहता है कि फिर हमें जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ और प्रोफेशन रखना चाहिए, जिसका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, वो उसी को अपना ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बनाए, उसमें एक्सपर्ट हो जाए। जैसे कोई सिंगिंग में अच्छा है तो वो सिंगिंग करता रहे, कोई डांसिंग में अच्छा है वो डांसिंग करता रहे, कोई राइटिंग में अच्छा है वो राइटिंग करता रहे। मेक वन थिंग एंड टेक एवरीथिंग फॉर ऑल। मेक वन थिंग एंड टेक एवरीथिंग फॉर ऑल। और जब आप रिपीटेटिवली उस एक्ट को परफॉर्म करते रहोगे, तो आपके पास स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगी। सब अपने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी अपनी ह्यूमन एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी को डिफाइन कर देंगे। अच्छा, जब एक शख्स राइटिंग कर रहा है कहीं जा रहा है, एक डांसिंग करे जा रहा है, एक जो है वो ब्रेड बना रहा है, एक जो है वो मीट में डील कर रहा है, तो एवरी वन नोज अबाउट दिस स्पेशलाइजेशन। और फाइनली क्या होगा, सब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। अच्छा, जब एक्सचेंज करेंगे तो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर। सब एक दूसरे से डिपेंडेंट होंगे ना, कि भाई तुम फिश पकड़ के लाते हो, मैं तुम्हें गंदम दूंगा, मैं तुम्हें जो है राइस दूंगा, मैं जो है वो टिम्बर करके ला रहा हूँ, लंबरिंग करके ला रहा हूँ फॉरेस्ट से, ठीक है, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा हूँ, ठीक है, मेरी ह्यूमन स्किल्स अच्छे हैं, मेरी राइटिंग स्किल्स, इस तरह सबके पास कोई ना कोई एक सिंगल सेट ऑफ स्किल्स होगा। और क्यों स्किल्स क्यों ज़रूरी होते हैं? स्किल इसलिए ज़रूरी होते हैं कि इंसान जो है अपने आप को प्रोग्रेसिव देखना चाहता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? बेटर ऑफ, बेटर ऑफ एंड बेटर ऑफ, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। ये उसकी फितरत में, ये उसकी नेचर में। वो कहता है इसी फिनोमिना के तहत उसने एक पूरा एक सिस्टम खड़ा कर दिया, जिसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। वो क्या है कि हर शख्स अपनी अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक उस काम को, उस प्रोफेशन को करता जाए। अच्छा, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करे, गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन नहीं करे, ये फ्री मार्केट होगी, फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, लेसेस फेयर होगा, नो वन इंटरफेयर। अच्छा,
कौन डिसाइड करेगा किसे स्टे करना है? लोग डिसाइड करेंगे। अगर तुम अच्छे नहीं होगे मार्केट में कोई उस प्रोड्यूस करने में, तो कोई और एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा, तो इस तरह से तुम मार्केट से एग्जिट कर जाओगे, और सिर्फ वही रहेगा जो अपनी फील्ड में अपने काम में एक्सपर्ट होता चला जाएगा, यानी स्पेशलाइजेशन आती रहेगी। तो इस तरह से इसने एक डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया। कोई भी एक काम आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो 10 ईयर्स 20 ईयर्स बाद आप क्या हो जाओगे, उस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, और दुनिया भी आपको उस काम से जान रही होगी। ये तो इंडिविजुअल की बात है, वो कहता है नेशन के लिए, क्योंकि उसने किताब लिखी थी इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो वो कहता है हर मुल्क किसी न किसी खास फील्ड में मशहूर हो जाएगा। जैसे कि अभी भी है कि कोई जूट बना रहा है तो कोई कॉटन बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर लीडिंग है तो कोई एग्रीकल्चर के अंदर। इस तरह से हमें पता लग गया, अब सब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे। तो यूं इनके दरमियान एक पीस डेवलप हो जाएगा। इस तरह दुनिया में ग्लोबल पीस का कॉन्सेप्ट आएगा ट्रेड के जरिए। और वो कहता है, इसको एक बड़ा मुश्किल ट्रिगर से नाम है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम ये है कि इसमें सबको जब हम जमा करेंगे तो सबको फायदा हो रहा होगा, ठीक है। यानी कोई मुआहदा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि सब डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर कोई राइस में डील कर रहा है, सब उससे राइस ले रहे हैं, तो कोई उससे राइस ले नहीं करेगा, वरना आपके यहाँ राइस रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सब प्रोफेशन वाइज एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, इंटरडिपेंड हो जाएंगे, और हर शख्स एक ही काम में करते करते एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने एक लाइन बोली कि मेक वन थिंग एंड टेक एवरीथिंग फॉर ऑल। कोई एक चीज बनाता जा रहा है, जैसे फोन आपने बनाना शुरू किया, फोन बनाने में एक्सपर्ट हो गए, इतना आपके पास माल दौलत जमा हुआ, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का मतलब दौलत नहीं है, वेल्थ का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में वेल्थ मीन्स व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट यू हैव टू बी प्रोड्यूस एंड व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यू आर डिलीवरिंग, राइट। तो जो एडम स्मिथ कहता है कि वेल्थ ऑफ द नेशन के अंदर आप अक्यूमुलेट करो, किसको, वेल्थ को अक्यूमुलेट करो। वेल्थ को अकोमोडेट करने, अब आपकी वेल्थ क्या है, हर शख्स की वेल्थ क्या है, जो वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो सर्विसेज वो डिलीवर कर सकता है, वो उसकी वेल्थ हो गई। डॉक्टर की वेल्थ उसकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, और वो उसकी जो दवा और उसको सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है। टीचर की स्किल्स उसकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन है, नॉलेज हो गई है। इस तरह से लॉयर है तो उसके पास जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है। इस तरह हर एक के पास अपनी वेल्थ उसकी है। वेल्थ का मतलब ये नहीं है दौलत है, वेल्थ का मतलब वो गुड्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो सर्विसेज डिलीवर कर रहा है। तो कहीं पे भी वो डिलीवर करेगा, वो सर्विसेज उस स्किल सेट को इस्तेमाल करेगा, और ही विल गेट द मनी, ही विल गेट द वेल्थ। और ऐसा करते 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 वो एक्सपर्ट होता चला जाएगा। अच्छा, मेक वन थिंग एंड टेक एवरीथिंग फॉर ऑल, ये जो लाइन है ये किस तरफ जा रही है, ये कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है, यानी सरमाया दाराना निज़ाम। तो जब आप स्किल्स बना रहे हैं और आप जमा करते जाएंगे लैंड को, प्रॉपर्टी को, वेल्थ को, तो आप क्या हो जाएंगे, मोनोपोलिस्ट हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, आपके पास पावर आ जाएंगी, हैव पावर आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से पूरा जो कैपिटलिज्म है वो सिस्टम जनरेट हो गया। और दुनिया में आज भी ये निज़ाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कैपिटलिज्म के, और यही डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म दोनों साथ साथ जो है ना, बाय वन गेट वन फ्री है। क्योंकि इसका जो क्लासिकल नेम है एडम स्मिथ की थ्योरी का, इसको हम कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म या इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म है, आज़ादी है कि हर एक शख्स को आज़ादी हो अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोफेशन को अख्तियार करने की और काम करने के लिए, कोई इसको इंटरवीन ना करे, ठीक है। और इसको इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एडम स्मिथ के जो आइडियाज़ हैं, ये जो है इससे अब देखा है ना, दुनिया में अभी तक यही होता है कि प्रोग्रेसिव बनो, आगे बढ़ते चले जाओ, तरक्की करो, प्रोग्रेसिव होना ज़रूरी है, वेल्थ अकुमुलेट करो। तो आज की दुनिया में जो कामयाब तरीन शख्स कौन समझा जाता है, जो जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैटर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स होती हैं। तो आज के ज़माने में जो जो जितना बड़ा प्रोड्यूसर है किसी भी चीज़ का, आप एक मामूली सी जो है वो जो है स्लीपर भी प्रोड्यूस क्यों ना करो, एक सिंगल पेन ना करो, चिंटू कैंडी ना बना रहे हो, बबल गम बना रहे हो, डिंग डोंग चाहे, लेकिन उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है और बल्क में बना रहे हो और वो प्रोड्यूस कर रहे हो, यू आर अ प्रोड्यूसर, तो आपके अंडर में वर्कर हैं, लेबर हैं, कैपिटलिस्ट हो गए आप। क्योंकि मेक वन थिंग एंड टेक एवरीथिंग फॉर ऑल। तो ठीक है, मैं ज़रा सेशन एंड हो रहा है आपका, उसके बाद अगर आप कहते हैं तो मैं सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे तो मैं इसको यहीं पे पॉज कर दूंगा, ठीक है। सेकंड सेशन में स्टार्ट कर देना, फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, ठीक है, एज यू लाइक।